लेकिन इसका मतलब है जावेद चौधरी साहब, आप तो माशाल्लाह ईरान भी काफ़ी जा चुके हैं, हमने आपके व्लॉग्स देखे हैं। आपको क्या लगता है कि ये वाकई ईरान अपनी जगह से नहीं हटेगा, या फिर जाहिर है कि जितना वो प्रेशर डालेंगे उतना अमेरिका एक कदम पहले भी पीछे हटा है, अगर देखा जाए तो वो मज़ीद पीछे हट सकता है, या ईरान जो है वो मुश्किलात उसको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मज़ीद एक बड़ा हमला भी हो सकता है उनके ऊपर? देखिए, इस जंग को रोकने के सिर्फ दो ही ऑप्शन है, बल्कि तीन ऑप्शन थे। एक तो ये कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड दरमियान में आती और आके टाइम गेन करती, 10-15 दिन लेती और फिर ईरान के साथ नगोशिएट करती, फिर अमेरिका के साथ नगोशिएट करती, तो ये ऑप्शन नंबर 1 था। लेकिन वो क्योंकि अरब खुद एंगेज हो गए और खुद वो पार्ट एंड पार्सल हैं यूएसए के, तो वो ये नहीं हो सका। ना ओआईसी की मीटिंग हो सकी, ना को अरब लीग की मीटिंग हो सकी निगोशिएशन के लिए। अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए डेफिनेटली उन्होंने एक मीटिंग की थी, लेकिन जो एक इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से या ईरान की सपोर्ट में कोई उन्होंने ऑप्शन अडॉप्ट नहीं किया। दूसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि नेगोशिएशन हो, और जिस नेगोशिएशन में इस वक्त सारी दुनिया जिसके ऊपर नजरें लगा के बैठी हुई है, मेरा ख्याल ये है कि अगर ईरान थोड़ा सा स्टेप डाउन हो जाता है और मामलात को सेटल कर लेता है और टाइम गेन करता है तो बहुत अच्छा रहेगा। और तीसरा जो ऑप्शन है वो अमेरिकन है कि अमेरिकन खुद डोनाल्ड ट्रंप को इतना मजबूर कर दें कि वो इस जंग से बाहर निकले। जैसे कि आज कांग्रेस के अंदर करारदाद एक पेश हुई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो करारदाद जो है वो पास नहीं हो सकी और ट्रंप के हक में 53 वोट पड़ गए, उसके मुखालफत में जो थे वो 47 वोट पड़ गए। 6 वोटों से ट्रंप जीत गया। नहीं तो कांग्रेस जो आज उसके जो जंगी इख्तियारात है उसको कम करने लगी थी, और अगर वो हो जाते तो फिर भी ये अमेरिका ने वापस आ जाना था। लेकिन ये ज़हन में रखें कि अमेरिका का दाव बहुत बड़ा लगा हुआ है, बड़ा उसकी हर चीज़ दाव पे लगी हुई है। अमेरिका सुपर पावर है, और अगर सुपर पावर अपनी सारी फौज को इन्वॉल्व करके, जिसके अंदर वो सारे जंगी बैरी बेड़े ले आता है, जिसके अंदर वो अपनी अल्फा फोर्स ले आता है, जिसके अंदर जो बाकी उसकी फोर्स है, आज एयरबॉर्न फोर्स उसकी आ रही है, वो आ जाती है, उसकी साउथ कोरिया से जो 5000 उनके ट्रूप्स हैं वो आ जाते हैं, और वो सारा उसका बजट भी उसके ऊपर लगा देता है, और पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगा के अगर वो नाकाम चला जाता है तो अमेरिका फिर सुपर पावर नहीं रहेगी, फिर ये खत्म हो गया। इसका जो एक मिथ है या इसका जो माइट, हाँ जी, इस वक्त तो उनको अपना माइट है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी कोनी मारी है, और वो कोनी भी अगर वो वापस चली जाती है तो डोनाल्ड ट्रंप भी खत्म हो जाएगा। तो अमेरिका मेरा नहीं ख्याल कि अफोर्ड कर सकता है कि वो इस जंग को, इस बैटल को हार जाए, और हारने के बाद वो सुपर पावर का उसका मिथ खत्म हो जाए, या डोनाल्ड ट्रंप इतना अनपॉपुलर हो जाए कि उसके बाद कोई डिसीजन ना ले सके। बिल्कुल, वेरी उन्होंने इंपॉर्टेंट हर सूरत इस जंग को किसी मंतकी नतीजे पे पहुंचाना है। एक तरफ तो उसके लिए मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेगा। कोई खौफनाक अटैक भी कर सकता है जो ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो बेहतर ये है, ईरान के लिए बेस्ट ये है, ईरान के लिए बेस्ट ये है कि वो जिद छोड़े, और जंग वो जीत चुका है, और पूरी दुनिया को पता है कि उसने दांत खट्टे कर दिए उसको, और ये जो मुज़ाकरात का ऑप्शन है उसको उसे अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, अब इसका तकाज़ा करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जज्बातियत में मार पड़ेगी। एग्जैक्टली चिश्ती साहब, जैसे भी जावेद चौधरी साहब बात कर रहे थे कि ईरान को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, और मेरा ख्याल है कि वो चूँकि टफ निगोशिएटर्स भी मशहूर हैं ईरानी, तो आपको लगता है कि अब अमेरिका क्या रद्द अमल देगा? क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो अमेरिका की जो मईशत है, आलमी मंडी के अंदर जो तेल की सूरत हाल है, पूरी दुनिया जिसे कहते हैं वो इस वक्त मईशत के हाथों मजबूर हुई हुई है। तो आपको लगता है कि इसको भरपूर इस्तेमाल इसका हो सकता है, और ख़ास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को किस तरह से बचाएगा ईरान? क्योंकि ये जो बड़े ख़तरे की बात की है चौधरी साहब ने, वो तो बहरहाल मौजूद है। देखिए, अगर कोई ट्रस्ट डेफिसिट देखा जाए, पिछली बातचीत जितनी हुई थी तो जाहिर है वो तो अमेरिका की वजह से है। जून 2025 में भी उन्होंने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि 2 हफ्ते तक मैं मार्जिन देता हूं, तीसरे दिन हमला कर दिया था। अभी जो जंग हो रही है, ये ओमानी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि मैं आइडियल और यादगार किस्म के एग्रीमेंट तक पहुंचने वाले हैं, और फिर दोबारा हमला हो गया। तो मुझे नहीं पता था कि फर्क कहां पे है। ये ट्रस्ट डेफिसिट इतनी आसानी से नहीं जाता, पहली बात तो ये है। अगर ये चला जाता तो उस वक्त चला जाता जब तक ईरान को न्यू फाउंड स्ट्रेंथ अपनी नहीं मिली थी, जिसका आपने जिक्र किया, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का आपने जिक्र किया। मैंने अर्ज किया था कि 4% से वो 20% दुनिया का तेल कंट्रोल कर रहा है। इसका अगर सी कंट्रोल ओवरऑल नहीं है तो कम से कम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल है। इस वक्त वो अपनी मर्जी से शिपिंग जाने दे रहा है। पहले डॉलर में पैसे लेता था, अब चाइनीज करेंसी में पैसे लेता है और कैश लेता है ईरान। तो एक नई स्ट्रेंथ, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसको मिली है कि दुश्मन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है।
जरा सा अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की बिजली घरों पर और ऑयल रिफाइनरीज पर। आपने देखे उसने क्या मैसेज दिया ईरान ने, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप को कहना पड़ा इजराइल को कि वो इन इंफ्रास्ट्रक्चर को हमला ना करे। कारक पर उन जो आइलैंड है इनका एक हमला के बाद वो रुक गए। क्यों रुक गए? उसकी वजह देखने के लिए बड़ा आसान होगा कि ईरान खुद एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज कर रहा है इन मुल्कों पर। एक मिसाल मैं पेश कर देता हूं। जो इन्होंने कहा था कि हम आपके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के जो पावर स्टेशंस हैं, यानी जो बिजली दे रहे हैं वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को, हम उनको हमला करेंगे। 815 वाटर डिसैलिनेशन प्लांट है जस्ट ऑपोजिट ईरान कोस्टल एरियाज में, मिडिल ईस्ट के और जीसीसी कंट्रीज के। ओनली ऑन द कोस्ट 815, क्योंकि पानी समंदर से निकालकर उसको मीठा पानी करके पंपिंग किया जाता है। बिजली घर उड़ा दें, ना ये प्योरिफिकेशन प्लांट चलेंगे ना पंपिंग होगी। और जो चैलेंजिंग बात है, इन तमाम मिडिल ईस्ट ममालिक के पास एवरेज 4 से लेकर 7 दिन तक का पानी स्टोरेज की सलाहियत है, सिवाय यूएई के जिसके पास 40 दिन की स्टोरेज कैपेबिलिटी है। जरा विजुलाइज करें कैसे ये मुल्क होंगे जिनके पास चौथे दिन पानी खत्म हो जाए। तो इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने मना किया। और ये इटसेल्फ ईरान को अब रियलाइज हुआ है कि उसके हाथ में ऐसे वेपन्स या टूल्स हैं या ऐसे रिमोट हैं जिनके जरिए वो आर्म ट्विस्टिंग कर सकता है। इसी वजह से इसको न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस है, जिसको मैं कह रहा हूं न्यू फाउंड एक लिवरेज जो ईरान को पहली दफा नजर आया, वो ईरान ने खुद नहीं लिया। शायद ईरान को अंदाजा ही नहीं था कि मेरी कैपेबिलिटी कहां तक स्ट्रेच की जाएगी और वो खुद अपनी सलाहियत को कहां तक मनवा पाएगा। तो आई थिंक वो बेहतर बार्गेन चाह रहा है। आखिरी बात मैं जरूर इस पे जरूर कहना चाहूंगा, चौधरी साहब जो कह रहे थे मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करूंगा। देखिए, ये नहीं हो सकता कि नेगोशिएशन टेबल पर बैठ जाए। इस वक्त उसने बेस्ट पैकेज या बेस्ट बार्गेन लेकर, और नंबर 1 उसके अंदर होनी चाहिए वेरीफाइबल मैकेनिज्म, वेरीफाइबल, जिसके अंदर दोबारा 6 महीने बाद स्ट्राइक ना हो। क्योंकि जून 2025 में मैंने भी कहा था कि न्यूक्लियर प्लांट और इंस्टॉलेशन पर हमला जो किया अमेरिका ने, उन्होंने कहा हमने दहाइयां पीछे धकेल दिया है, वो नहीं हुआ होगा। वो नहीं हुआ, इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप फौज लेकर 7वें महीने ईरान के दरवाजे पे आ गए। तो वेरीफाइबल मैकेनिज्म होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ही 6 महीने या साल बाद ना आ जाएं, या कोई और सदर आते ही फिर ना कहे कि मुझे ख्याल आया कि इनके पास ये भी है तो हमने दोबारा चार दौड़ना है। तो चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि इस वक्त इजराइल जो है वो एक तरफ तो सऊदी अरब को, खलीजी मुल्कों को इसमें शामिल करना चाहता है इस जंग के अंदर। कल आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी पढ़ी जिसमें कि वो कहते हैं कि जी सऊदी प्रिंस चाह रहे थे कि अटैक हो। तरदीद हुई है आज सऊदी अरब की तरफ से कि हमने इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अमेरिका से नहीं कही है, और उनकी पूरी कोशिश है इजराइल की, अमेरिका की, कि खलीजी मुल्क भी इसके अंदर शामिल हो जाए। आपको क्या लगता है कि ये वसी होगी जंग, इसमें बाकी मुल्क ये खलीजी आएंगे? पाकिस्तान का क्या इसके अंदर लग रहा है किरदार? क्या पाकिस्तान जो है वो कुछ कर पाएगा सालसी के तौर पर? देखिए, उसमें आसमा साहब, पहली बात तो ये है कि ईरान जो है ना इस वक्त इसराइल का कंसर्न नहीं है। ईरान के बारे में इसराइल कंफर्म है, क्लियर है कि मैं उसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकूंगा, उससे ज़्यादा डैमेज नहीं कर सकूंगा। एक तो ईरान का रकबा बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा आयल रिज़र्व रखने वाला मुल्क है। गैस के रिज़र्व में भी नंबर 2 है और आयल के रिज़र्व में भी नंबर 2 है। वेनेजुएला नंबर 1 है। और उसे पता है कि इस गैस की भी और इस आयल की भी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। जब दुनिया को ज़रूरत है तो मुझे वहाँ पे काबज़ नहीं होने देगा कोई, ना ही इसके आयल वेल्स या आयल फील्ड्स के ऊपर अटैक करने देगा। क्योंकि उसने जब एक किया डिपो के ऊपर हमला तो अमेरिका ने उसको शटअप कॉल दे के उसको रोक लिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये नुकसान हो गया तो ये ईरान का नुकसान नहीं, हमारा नुकसान है। देखिए, इसराइल का जो कंसर्न है ना, जो इस जंग के साथ वो जो फायदा उठा रहा है वो लेबनान की शक्ल में उठा रहा है। उससे 30 किलोमीटर आगे चले जाना है और अपना बॉर्डर जो है जनूबी लेबनान का वो आगे बढ़ा के रिवर लितानी तक ले जाएगा। और उसके लिए प्रॉपर उसने काम भी किया हुआ है। वहाँ पे उसने जितने गाँव है डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, अपनी उसने फौज वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ी कर दी है। उनकी जो IDF है वो रोज़ अनाउंसमेंट करती है कि जनूबी लेबनान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि ये गज़ा बना देगा लेबनान को। तो वो बेसिकली अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें 1948 से लेके अब तक हर जंग के अंदर उसने अपने रकबे में इजाफा किया और अपना जो जोग्राफी वक्फा है उसको, जो अरसा है या दुरानिया है या जो उसका रेडियस, उसको उसमें उसने इजाफा किया है। गज़ा के ऊपर एक बार हमला करके एक जंग थी, उसके अंदर गज़ा पे कब्जा कर लिया। फिर एक जंग थी, उसने सनाए के ऊपर कब्जा कर लिया। फिर एक जंग थी, उसके अंदर जॉर्डन पे कब्जा कर लिया। फिर एक जंग थी, उसने लेबनान पे कब्जा कर लिया। तो उसका इस जंग के अंदर जो मकसद है वो लेबनान का कोई 30% एरिया है, या जो साउथ लेबनान के अंदर जो 30 किलोमीटर का उसकी सरहद से आगे फासला बनता है, उसके ऊपर वो काबज होना चाहता है। वो इस जंग का फायदा उठा रहा है
और उस साइड पे उसने ईरान को एंगेज किया हुआ है, इस साइड पे वो मुसलसल कर रहा है और इसलिए एंगेज किया हुआ उसने ईरान को कि वो हिजबुल्लाह की ज्यादा सपोर्ट ना कर सके, ज्यादा मदद ना कर सके, उसके पास जितने रॉकेट्स है वही फायर करे। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह को अब कुमक नहीं आ रही ईरान से, ना वो मिसाइल उसके पास आ रहे हैं, ना रॉकेट्स आ रहे हैं, जो उसके पास पहले वेपन्स है उसी को इस्तेमाल कर रहा है। उसका मकसद ही सिर्फ ये है इस जंग में कि वो अपने जो अपनी हदूद है उसमें इजाफा कर ले। बाकी ये जो जंग है ये तेल की जंग है। 20% ज़ाहिर है ऑयल इस वक्त भी जो एक्सपोर्ट होता है वो आप नए हुर्मत से गुजरता है। ईरान एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑयल का, सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो चाइना इससे ख़रीदता है। और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि जब तक इंडस्ट्रीज़ बंद नहीं होगी चाइना की या उसे ऑयल जो है वो उसकी तरसील नहीं रुकेगी, उस वक्त तक वो अपने आप को तुरम खान समझता रहेगा। तो उसको कंट्रोल करना चाहता है। ट्रंप का ख्याल ये है कि एक एक बूंद जो है ना मैं तेल की उसे चाइना को तरसाऊंगा। तो ये सारी गेम बेसिकली ऑयल की गेम है और इसके अलावा कोई खास मकसद नहीं। ना इसके अंदर शिया इस्लाम है, ना इसके अंदर सुन्नी इस्लाम है, ना ही इसके अंदर इस्लाम है, सिर्फ ऑयल की लड़ाई है। ईरान जो है ना वो इसमें कोई शक नहीं कि उसने कमाल कर दिया है। एक सुपर पावर के साथ एक पूरा महीना लड़ना और 2-2 3-3 महाजों पे लड़ना, मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामी दुनिया के अंदर कोई और मुल्क है जिसके अंदर ये पोटेंशियल है जो ईरान ने साबित किया है और साबित कज़मी से साबित भी किया है। लेकिन इससे आगे खतरनाक है मामला, क्योंकि अगर फर्ज कर लें आप नए हुर्मुज़ बंद कर देते हैं तो आज यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन कल जब यूरोप को इसकी हीट पहुंचेगी, जब उसकी गैस बंद होगी, जब उसका पेट्रोल बंद होगा, जब उसे बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ेगा तो वो इसके साथ खड़ा हो जाएगा। दूसरा अरब मुल्क जो आज इस्लामी ब्रदरहुड की वजह से खामोश बैठे हुए हैं, कल जब उनका तेल नहीं बिकेगा और वो डिप्रेशन में जाएंगे तो वो भी अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। तो 15 दिन के बाद सूरत हाल जो है ईरान के लिए खतरनाक हो जाएगी, ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो इस टाइप की विक्ट्री हासिल करने का क्या फायदा कि आप अपना झंडा लहरा रहे हैं कि जी हम बड़े कामयाब हो गए, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर लिया आपने, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब अगर ये ऑप्शन है, इस्लामी दुनिया इसके अंदर दरमियान में आ रही है, कोई गारंटर अगर फर्ज करें चाइना की शक्ल में या रशिया की शक्ल में मिल जाता है इसमें, तो इसमें फायदा उठाना चाहिए ईरान को। और अगर ये फायदा नहीं उठाएंगे, पूरी मुस्लिम वर्ल्ड का मसला है। जैसे कि चीसी साहब कह रहे थे ना कि 815 उनके डेसिलेशन प्लांट्स हैं, पानी को प्योरीफाई करने के प्लांट्स हैं, वो अगर ईरान खत्म भी कर देता है तो अमेरिका को क्या नुकसान है जी? ये तो इस्लामी दुनिया का नुकसान है। और उस साइड से अगर वो ईरान के ऊपर अटैक कर देती है सारी मुस्लिम वर्ल्ड तो अमेरिका के क्या नुकसान है जी? ईरान बर्बाद हो जाएगा, उसके जो पावर प्लांट्स हैं 25 साल पीछे चले जाएंगे। इस साइड पे गल्फ स्टेट्स जो इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर स्टेट्स हैं, मुसलमान स्टेट्स हैं, वो सारी बर्बाद हो जाएंगी। अमेरिका को क्या नुकसान है? वो तेल के कुएं हैं वो उसके ऊपर आके काबज हो जाएगा, वो सारे यहाँ पे सारे गल्फ के जो तेल के कुएं हैं फ्री तेल लेगा, ईरान के तेल के ऊपर भी फ्री बैठ जाएगा। उसको तो फायदा ही फायदा नहीं अगर हम एक दूसरे के साथ हर दो सूरतों के अंदर तो मेरा ख्याल है अकल का मुजाहरा यही है कि बातचीत की जाए। अकल यही है कि टेबल बना हुआ है, इस टेबल का फायदा उठाए ईरान।